नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, ये वाला एपिसोड थोड़ा सा एक रिवीजन एपिसोड टाइप रखा है बिकॉज आई जस्ट वांट टू रिवाइज द होल सिचुएशन विच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जो ट्रांजिशन है वो उसके बीच तो कुछ ही एपिसोड हुए हैं, तो वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, बट आई थिंक दैट माइट बी फ्रेश इन योर माइंड्स। सो वी विल रिवाइज बोथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या कैसे सिचुएशंस बनी और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कैसे सिचुएशन बनी। तो लेट्स गो बैक टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और हमने इसी सीरीज़ में देखा कि नेशनलिज्म के दो फॉर्म थे। एक फॉर्म विच वॉज प्रिविलेंट फ्रॉम 16th to 18th century, which was the form of a nation state led by a monarchical centralized government. It was based on a geographical unity और mostly had cultural uniformity, मतलब generally language was one of the key points of uniformity। ठीक है, तो ये वाली टाइप के नेशन स्टेट्स वर क्वाइट प्रेवलेंट। दिस वॉज द टाइम व्हेन फ्रांस acted like a nation state. You can look at Netherlands, you can look at of course Britain. So all of these were some of the example. Germany तब unify हुआ नहीं था, Italy तब unify हुआ नहीं था, तो they were mostly into smaller princely states और city states. फिर जब आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक और मतलब इसमें अब चेंज आएगा, विच इज़ बेसिकली पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, इसका अब यूरोप में ये सब फैलना शुरू होगा। और हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन पहुँची, मतलब पहुँची का मतलब ये है कि देखिए जब नेपोलियन की आर्मी जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ ये लोग वो वाले आइडियाज़ लेके जाते गए। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियाज़ स्टार्ट हुए थे वो बहुत ज़्यादा फैल गए यूरोप में, और इससे एक नया फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म आया विच वाज मोर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। फिर हमने देखा कि अब देखिए इस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म से होगा क्या। इस फॉर्म ऑफ ये जब व्हेन दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म विल स्प्रेड इन यूरोप, इट विल लेड इट विल लीड टू टू डिफरेंट इफेक्ट्स। जैसा हमने देखा था, इट विल लीड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, है ना। तो ये इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था, बिकॉज इट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ टू कंट्रीज। इसका एक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट क्या होगा कि ईस्टर्न यूरोप विच वाज नोन फॉर many many different ethnicities and races and languages, वहाँ पर ये डिवीज़न का काम करेंगे। और नेशनलिज्म डिवीज़न का काम इसलिए करेगा बिकॉज सेम एथनिसिटीज़ के लोग विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस या सेम लैंग्वेजेस के लोग विथ डिफरेंट एथनिसिटीज़, इससे एक जो खिचड़ी बन जाएगी, उसी से बाल्कन इशू अराइज होगा ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, सो नेशनलिज्म लेड टू टू डिफरेंट इम्पैक्ट्स। वेस्टर्न यूरोप में इट विल लीड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, एंड ईस्टर्न यूरोप में इट विल लीड टू division of lot of different nations from the Ottoman Empire. And because Ottoman Empire was itself becoming unstable by that time, it will lead to Balkan issue. अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के कारण हमने एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंटली कही थी, वो क्या कही थी कि अब यूरोप में फ्रांस वाज नॉट, क्योंकि ब्रिटेन तो यूरोप से थोड़ा सा डिवाइडेड ही रहता है ना सी के चलते, बट ये यूरोप का जो लैंड मास है उसमें जब फ्रांस का एक वर्चस्व चलता था, वो अब जर्मनी उसे चैलेंज करने लगेगा। प्लस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली जिस तरीके से हुआ था, दैट विल गिव राइज टू द आइडिया ऑफ रैडिकल नेशनलिज्म और अग्रेसिव नेशनलिज्म। एंड ये दोनों जब यूनिफाई हो जाएंगे तो फिर इससे इंपीरियलिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम नाउ वांट टू expand and in their national interest, for the glory of their nation। यही तो aggressive nationalism है ना। will try to capture more and more territory, and in that process
will have clashes with France and Britain. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये यूनिफिकेशन लेड टू अग्रेसिव नेशनलिज्म विच लेड टू इम्पीरियलिज्म विच लेड टू द क्लैशेस विथ अदर पावर्स इन यूरोप. ठीक है, सो ये हुआ एक नेशनलिज्म सा. ये हमने एकदम 17th सेंचुरी से लेकर कैसे नेशनलिज्म डेवलप होता गया और फिर कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ. दूसरा एक आइडिया जो हमने बहुत डिस्कस किया है वो है लिबरलिज्म. लिबरलिज्म में हमने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाली तो बात कर ली जब मॉडर्न नेशंस, अभी जब हमने नेशनलिज्म जस्ट नाउ जो डिस्कस किया. लिबरलिज्म का दूसरा एस्पेक्ट क्या था? फ्री मार्केट. और तीसरा एस्पेक्ट था इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम. तो अब ये जो फ्री मार्केट वाला है, इसमें फ्री मार्केट में जब कैपिटलिज्म फर्दर डेवलप होगा उसी का ही हिस्सा एक आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में स्प्रेड होगी, जापान में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी. हमने हर कंट्री की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका नेचर देखा था, तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट आएंगे. तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था? डिमांड फॉर मार्केट्स. इंडस्ट्रियल गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गुड्स कहाँ बेचे जाएंगे? सो जैसे हमने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में यही एक चीज़ पढ़ी थी कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी इंडिया को अपना एक मार्केट बना दिया. तो सारे फिनिश्ड गुड्स वो यहाँ लाकर बेचने लगे, है ना. और इस तरीके से एजुकेशन बनाया कि लोग उसी तरीके के चॉइसेस करें, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाए कि वो ब्रिटिश गुड्स ही कंज्यूम करना शुरू करें. तो डिमांड फॉर मार्केट्स, वैसे ही अब जर्मनी और इटली जब यूनिफाई हुए तो उन्हें भी डिमांड फॉर मार्केट है. तो यहाँ से डिमांड फॉर मार्केट से फिर इससे इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा मिलेगा. करेक्ट. सो इम्पीरियलिज्म को जब बढ़ावा मिलेगा तो फिर से क्लैशेस होंगे इन बिटवीन दीज इम्पीरियलिस्टिक पावर्स. दूसरा क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास. और स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, रिमेंबर, इज अलाइन टू नेशनलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास को जब भी कोई नेता अपील करता है ना, वो यही अपील करता है, नेशनल इंटरेस्ट, देशभक्ति, नेशनलिज्म. तो उससे फिर क्या हुआ? जब नेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, जैसे मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग हुआ तो दैट नेशनलिज्म टर्न टूवर्ड्स अग्रेसिव नेशनलिज्म, जो हम इन बोथ द केसेस ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी हम ये देखते हैं. और तीसरा एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? एक नया क्लास कॉल्ड लेबर क्लास क्रिएट हो गया और उनके राइट्स की बातें कार्ल मार्क्स ने करना शुरू करी, विच गेव राइज टू अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी कॉल्ड सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म. और इसके चलते एक नया आइडियोलॉग डेवलप हुआ जिससे कैपिटलिस्टिक नेशंस को अलग से एक थ्रेट लगने लग गया. तो मैंने नेशनलिज्म समझाया और नेशनलिज्म लीडिंग टू अग्रेसिव नेशनलिज्म, यूनिफिकेशंस ऑफ टू नेशन, एंड देन फाइनली imperialism and imperialistic clashes. Similarly, industrial revolution also contributing to imperialistic clashes leading to aggressive nationalism, and then also the rise of socialism and Marxism. ये तो मैंने आपको नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और लिबरलिज्म ने किस तरीके से बाल्कन इशू को जन्म दिया, कैसे क्लैशेस विद इंपीरियलिस्टिक पावर्स बढ़ते गए एंड दैट ऑल फाइनली प्रेसिपिटेटेड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के राइट इन द मिडिल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था? बोल्शेविक रेवोल्यूशन, विच वॉज, जो मैंने आपको बताया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. और बोल्शेविक रेवोल्यूशन होने के बाद communism came up as a separate and a different ideology to capitalism. So that itself became a big threat for lot of capitalistic nations. और ये हम देखेंगे will pan out post second world war. So अब first world war से second world war का क्या हुआ था? first world war से second world war के बीच में हमने देखा कैसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई, हाउ जर्मनी वॉज ह्यूमिलिएटेड, हाउ सो मच ऑफ रेपरेशंस वर पुट ऑन जर्मनी. वी ऑल्सो रिमेंबर वुड्रो विल्सन्स 14 point program, which was ultimately a failure because of lack of cooperation between Britain and France. वुड्रो विल्सन तो 14 point program देके अमेरिका चले गए, फिर यूरोप में तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चाहिए था ना, और वो वाला सपोर्ट
ब्रिटेन और फ्रांस ने वो कोऑपरेशन नहीं दिखाई। फिर हमने देखा कि कैसे द राइज ऑफ फाशिज्म इन इटली एंड देन द राइज ऑफ नाजिज्म in Germany as a reaction to the kind of humiliation or to the kind of injustice these both countries felt they were treated with in the Treaty of Versailles after फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उधर जापान, देखिए जापान पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, पर अगर आप जापान की हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जापान वॉज ऑल्सो अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग इम्पीरियलिस्टिक पावर, मतलब साम्राज्यवाद। इन्होंने जापान ने भी जैसे जाकर साउथ कोरिया वाले एरिया पे अधिकार जमा लिया था, वहाँ पे इम्पीरियलिज्म चलाया, चाइना के एक हिस्से पे इम्पीरियलिज्म चलाया, तो जापान वॉज ऑल्सो एन इम्पीरियलिस्टिक पावर। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वॉशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस नेवल कॉन्फ्रेंस में, दिस इज़ 1921 1922, उस नेवल कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया था कि एक रेशो डिसाइड किया था 553, विच वॉज बेसिकली द कैपिटल शिप्स, मतलब बैटल शिप्स और बैटल क्रूजर्स जो होंगे उसका टनेज का रेशो था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान। मतलब for 5 tons that US can have of battleship and battle cruiser, Great Britain will also have 5 ton and Japan can only be allowed only 3 tons. So Japan felt very very humiliated by this treatment, और उनको लगा कि ये दूसरी इंपीरियल पावर्स हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ से जापान भी ऑफ कोर्स वाज एंग्री। देन वी ऑल्सो नो बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और उसके बाद स्टालिन का जो शासन था रशिया में, विच फर्दर पुश्ड रशिया टूवर्ड्स अ वॉर सिचुएशन, है ना, क्योंकि ये कम्प्लीटली अलग आइडियोलॉजी हो गई थी। और मैंने जैसे बताया बहुत बार ये हमको देखने को मिलता है कि कम्युनिज्म के एग्जैक्ट, जैसे कम्युनिज्म इज़ एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे यू सी फाशिज्म एंड नाजिज्म, तो एक तरीके से ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने थोड़ा सा इन दोनों के राइज को नज़रअंदाज भी इसलिए करा बिकॉज दे वर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कम्युनिज्म, तो उनको लगा कि ये कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए सही है। फिर हमने देखा कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ, एंड ग्रेट डिप्रेशन रियली क्या होता है, मैंने जैसे आपको कहा कि जब भी कोई फाइनेंशियल डिप्रेशन आता है उसके बाद जो हम देखते हैं वो होता है जो अग्रेसिव एक्सट्रीम टाइप ऑफ लीडरशिप हैं वो उनका राइज होता है। सो दैट ऑल हैपेंड बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and second world war, and the rise of Nazism and fascism ultimately precipitated into second world war। तो ये है हमारी वो journey from like the causes of first world war to what happened because of which the first world war happened, and then what happened because of which the second world war happened। I just, as I said in the last episode, I just wanted to use this as a revision episode, and now in the next episode we will move into the world after second world war। जैसे मैंने पहले भी कहा, वॉर डिस्कस करने में मेरा ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट what led to the war and what happened after the war is way more interesting because it helps us understand the world as of today। तो आज का एपिसोड हम इसी पॉइंट पे एंड करते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।